breast cancer has been rising globally. इसके अर्ली सिम्टम्स जब होते हैं तब महिलाएं समझ ही नहीं पाती है कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। तो इंडिया में विमेन में जितने कैंसर्स हैं उसमें से 25% कैंसर्स ब्रेस्ट कैंसर्स हो रहे हैं। सो टोबैको और अल्कोहल का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, स्पेशली अगर मोर देन अ ईयर, तो दैट इज़ प्रोटेक्टिव अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर। और ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते हैं तो उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। हेलो एंड वेलकम, यू आर वाचिंग DH। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो है ब्रेस्ट कैंसर, एक ऐसी बीमारी जो अब एक बहुत बड़े हेल्थ क्राइसिस का रूप ले रही है। हर बार ये कई महिलाओं को डायग्नोस तो होता है, लेकिन एडवांस स्टेज पर। इसके अर्ली सिम्टम्स जब होते हैं तब महिलाएं समझ ही नहीं पाती है कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करने पहुंचे हैं। Today we have with us Dr. Shalini Singh. She is the director at the National Institute of Cancer Prevention and Research India, Council of Medical Research, Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. She also heads the National Tobacco Testing Laboratory and the WHO Framework Convention on Tobacco Control and Knowledge Hub on Smokeless Tobacco. We welcome you, ma'am, on DH. थैंक यू। आजकल कई महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हो रहा है। आखिर इसकी असली वजह क्या है? ब्रेस्ट कैंसर हैज़ बीन राइजिंग ग्लोबली एंड ऑल्सो इन इंडिया। तो ये एक सिर्फ भारत में ही सीमित बीमारी नहीं है, सारी जगह वर्ल्ड वाइड कैंसर बढ़ रहे हैं और ब्रेस्ट कैंसर स्पेशली। तो इंडिया में विमेन में जितने कैंसर्स हैं उसमें से 25% कैंसर्स ब्रेस्ट कैंसर्स हो रहे हैं। और इसका मुख्य कारण ये है कि आजकल जो देखा जा रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर इज़ अ मेटाबॉलिकली इल हेल्थ, जिन मेटाबॉलिक इल हेल्थ होता है उन विमेन में ज़्यादा होता है। मेटाबॉलिक इल हेल्थ का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि जिन लोगों में जैसे ओबेसिटी है, ओवरवेट है, या जो लोग बहुत ज़्यादा रिफाइंड शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो उनकी जो ब्लड में जो मेटाबॉलिज्म है वो चेंजेस होके उसमें एक्सेसिव फैट डिपोजिशन हो जाता है, जो कि इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। वो बॉडी में DNA डैमेज करते हैं और उससे ये ब्रेस्ट कैंसर या और भी अन्य कैंसर जो कि मेटाबॉलिकली अनहेल्दी लोगों में होते हैं वो सब हो रहे हैं। सो one of them is metabolic ill health. The other factors which also contribute to the rise in breast cancer rates globally and also in India are sedentary lifestyle. ज़्यादातर आजकल बैठ के लोग काम करते हैं और मशीनें आ गई हैं, तो जितनी मेहनतकश महिलाएं पहले मेहनत करती थी उतना नहीं होता है। ऑल्सो टोबैको और अल्कोहल का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। ब्रेस्ट फीडिंग के रेट्स भी कम हो रहे हैं। अगर या जो पर्टिकुलर महिलाएं होती हैं, कई बार उनमें वो लोग नहीं ब्रेस्ट फीड करना चाहते हैं, तो उनमें देखा गया कि जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, स्पेशली अगर मोर देन अ ईयर, तो दैट इज़ प्रोटेक्टिव अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर। और ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते हैं तो उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा अर्ली मिनार्की, मतलब पीरियड्स का समय से पहले आना। जैसे पहले आमतौर पे मिनार्की की एज 12 साल 13 साल होती थी, अब देखा गया है कि 7-8 साल में भी बच्चियों को महीना स्टार्ट हो जाता है। और लेट मेनोपॉज, पहले 45 से 50 के बीच में मेनोपॉज हो जाता था, अब जो है ये एज जो है बढ़ के 50 इवन 55 तक की महिलाओं में हम लोग ने देखा है कि मेनोपॉज नहीं होता है। तो ये सब डिनोट करते हैं हाई ईस्ट्रोजन लेवल इन द बॉडी, सो विच इज़ एक्चुअली द हार्मोनल मैकेनिज्म जिससे कि ब्रेस्ट कैंसर फ्यूल होता है। मैम, आपने अपने आंसर में हमें बताया कि टोबैको और अल्कोहल का कंजम्पशन इज़ अ रीज़न। सो विल यू टेल आवर ऑडियंस कि हाउ हार्मफुल इट इज़ फॉर अ वुमन टू कंज्यूम अल्कोहल एंड टोबैको? सो अल्कोहल की तो WHO ने भी बताया है कि कोई सेफ लोअर लिमिट नहीं है, तो बिल्कुल एब्सोल्यूट नो है। सो इसमें तो कोई राय नहीं है। और टोबैको तो और भी कारणों की वजह से
नहीं लेना चाहिए। नॉट ओनली ब्रेस्ट कैंसर, और भी तमाम कैंसर्स पूरी बॉडी में अफेक्ट करता है टोबैको। नॉट ओनली कैंसर्स बट ऑल्सो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एंड लॉट ऑफ अदर डिजीज़ जो है पूरी बॉडी में कुछ ना कुछ, देयर इज़ नो पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज़ नॉट अफेक्टेड इफ़ यू टेक टोबैको। एब्सोल्युटली मैम। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि हम जब सिम्टम्स की बात करते हैं तो हम अर्ली सिम्टम्स को बहुत इग्नोर करते हैं कि बहुत पेन है, विल शो इट टू डॉक्टर लेटर। सो डू यू थिंक कि ये बहुत बड़ा कारण बनते जा रहा है इंक्रीज होने का ब्रेस्ट कैंसर? मतलब ब्रेस्ट कैंसर अगर है तो नॉट नेसेसरली कि आपको पेन होगा, पहला तो ये। तो यू मे जस्ट हैव कोई लंप है, कोई गांठ है महसूस हो रही है, या कुछ थोड़ा सा डिस्चार्ज हो रहा है निपल से, तो ये सब चीज़ें एक्चुअली इग्नोर कर देते हैं। पेन अगर होता सिर्फ फर्स्ट सिम्टम तो शायद जल्दी आ जाते पेशेंट्स, मुझको ऐसा लगता है, क्योंकि पेन इज़ समथिंग जिससे कि इट कीप्स बॉदरिंग। हालांकि ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं कि अभी चले जाएंगे तभी चले जाएंगे करके, वो भी है। बट कई बार क्या है, पेन नहीं हो, पेनलेस होता है शुरू में, तो वो इग्नोर हो जाता है। और लोग सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन अगर करें तो उनको मालूम होता है कि हमारे यहाँ गांठ है या हमारा साइज़ ऐसा है, या यहाँ पे कुछ एबनॉर्मलिटी फील हो रही है। बट क्या है कि लोग सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी नहीं करते हैं। और क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो डॉक्टर के पास में जाते हैं, एनुअल हेल्थ चेकअप्स जो होते हैं, उसमें आमतौर पे ब्लड टेस्ट और ब्लड प्रेशर, वेट, ये सब तो मेजर हो जाता है। बट मैंने देखा है कि क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन नहीं करते हैं, डॉक्टर्स भी नहीं करते हैं। तो ये एक कारण है कि हमारे यहाँ जो कैंसर्स डिटेक्ट होते हैं या लीजन्स डिटेक्ट होते हैं वो थोड़ा लेट डिटेक्ट होते हैं। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हमें कितने आम तौर पर करना चाहिए, या फिर जब हमें पेन फील हो रहा है या कोई नहीं। सिम्टम दिख रही है तब? नहीं, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में कहते हैं कि हर महीने करना चाहिए। और स्पेशली जो विमेन हैं जिनको कि पीरियड्स आ रहे होते हैं, तो जैसे ही पीरियड ख़त्म हो जाता है उसके बाद तुरंत करना चाहिए। तो यूजुअली अगर साइकिल रेगुलर है तो आप अपना वो बना सकते हैं, नहीं तो जैसे ही ख़त्म होता है उसके 3-4 दिन के बाद में आप कर लीजिए। इसलिए मना करते हैं क्योंकि जस्ट बिफोर द मेंसेस ब्रेस्ट में थोड़ी टेंडरनेस होती है, तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल, अच्छा नहीं लगेगा, उनको दर्द फील होगा। तो जैसे ही पीरियड्स ख़त्म हो जाता है एवरी मंथ 3-4 दिन के बाद में सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर लेना चाहिए। उसकी एक प्रॉपर विधि है लेकिन करने की, तो अगर आप वो नहीं फॉलो करेंगे तो आप मिस आउट कर जाएंगे। तो इसलिए हमारे पास एक वीडियो भी है, वो आपसे आज शेयर करेंगे, तो आप अपनी ऑडियंस को दिखा सकते हैं कि इस तरह से ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। मैंने कुछ स्कूल की बच्चियों से बात की थी मैम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन पे ही, तो उन्होंने बोला कि हम इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर कुछ डायग्नोस हो गया तो वो इस थॉट से डर रहे हैं कि कुछ डायग्नोस हो जाएगा। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि स्पेशली यंग एज में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, और अगर होगा तो बेनाइन ब्रेस्ट लीजन्स ही डिटेक्ट होते हैं, जैसे फाइब्रोएडनोमा डिटेक्ट हो गया, या इरेगुलर कहीं कुछ फीलिंग आएगी उनको, तो उस तरह की चीज़ें। फिर शर्माते भी हैं बच्चे कि किसी को कैसे दिखाएंगे, तो ये सब कारण हैं। बट जो महिलाएं जैसे 30 साल के बाद में, तो हमारे अपने जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है उसमें भी उन्होंने कहा है कि क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन डॉक्टर से करवाना चाहिए, और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर महीने खुद करना चाहिए। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन मतलब डॉक्टर अपने हाथ से ब्रेस्ट को एग्जामिन करके देखता है कि कहीं कोई गांठ तो नहीं है, निपल रिट्रैक्टेड तो नहीं है, डिस्चार्ज तो नहीं है, साइज़ इक्वल है कि नहीं है। सो दोज आर द थिंग्स वो देखते हैं। और एक्जिला में लिम्फ नोड्स तो नहीं है, गांठ जिसको कहते हैं अंडर आर्म्स में, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं वो। बट मैमोग्राफी तो एक इन्वेस्टिगेशन हुआ। बट इन टुडेज़ वर्ल्ड अगर आप पहले डॉक्टर के पास जाते हो तो वो वो स्कैन करने बोलते हैं। नहीं, डॉक्टर को एक्चुअली पहले तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सिखाना भी चाहिए, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन पेशेंट को, और खुद क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करनी चाहिए। अगर उसमें कुछ गांठ दिख रही है या कोई उनको चीज़ सस्पिशियस लग रही है तो फिर यूजुअली वो एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और फिर अगर उनको लगता है कि हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है, या उनको थोड़ा सस्पिशन होता है कि कहीं ब्रेस्ट कैंसर ना हो, तो फिर मैमोग्राफी करवाते हैं।
सो एट व्हाट एज मेमोग्राफी होती है और कितना सेफ होता है मेमोग्राफी? मेमोग्राफी हमारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम में नहीं है। हमारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम में क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है। कुछ कंट्रीज़ में है मेमोग्राफी जो कि एवरी 3 इयर्स करने के लिए बोलते हैं, और हमारे अपने नेशनल प्रोग्राम में जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम है उसमें क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ही है। तो ओरल ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर का हमारा पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, जो कि एवरी 5 इयर्स उन लोगों को ये चेक कराना होता है। बट गिवन द रेट ऑफ राइज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, मैं तो समझती हूँ कि जब लोग अपना एनुअल हेल्थ चेकअप कराने जाते हैं तो उनको करा लेना चाहिए, नहीं तो एटलीस्ट 2 to 3 इयर्स में क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन तो कराना ही चाहिए। अगर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर रहे हैं रेगुलरली तो उनको वैसे ही डिटेक्ट हो जाएगा। ये स्टडीज़ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के अच्छे लार्ज स्टडीज़ में भी देखा गया है कि क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बाय आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स और नर्सेज इज़ वेरी इफेक्टिव इन डायग्नोजिंग एनी लीशन एंड दैट टू अर्ली लीशंस। तो ये देखा गया है। सो मैम, एडिंग टू यू आई वुड लाइक टू आस्क यू कि जब हम पीरियड्स की बात करते हैं तो हम एक टैबू देखते हैं उसमें कि बहुत लोग झिझकते हैं पीरियड्स के बारे में बात करने से। लेकिन जब हम कैंसर की बात आजकल करते हैं तो भी लोग, अगर उनके फैमिली में किसी को है तो वो चाहते हैं कि वो सीक्रेट रहे, वो किसी को पता ना चले। अगर उनको खुद को है तो भी वो चाहते हैं कि लोगों को पता ना चले। तो आपको लगता है कि कैंसर इज़ द न्यू टैबू? हाँ, हो सकता है। दोनों तरह के लोग हमें दिखते हैं जो कि उसको टैबू भी मानते हैं, और क्या है कि लोग सोचते हैं कि दूसरों को बताने से फिर वो एक सोशल स्टिग्मा सा महसूस करते हैं। कुछ लोगों को तो यहाँ तक ये भी नहीं मालूम है कि कैंसर नॉन इन्फेक्शस है। तो वो भी एक समस्या है। और फिर वो सोचते हैं कि आगे जाके शादी ब्याह में और रिश्तों में फ़र्क पड़ जाता है, तो इसलिए भी कई लोग हेजिटेट करते हैं। फिर कुछ लोग हैं कि पेशेंट्स को भी नहीं बताना चाहते हैं कि दे विल लूज़ होप, और वो आप आगे सोचेंगे कि हमारे डेथ सेंटेंस है, जैसे कई लोग ऐसा सोचते हैं। तो वो भी बातें हैं। पीपल ऑफन से दिस कि अब कैंसर हो गया, अब तो आगे कुछ नहीं है। पीपल हाँ, लूज होप। ये समस्या है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस मैम? एक्चुअली है तो डिफ़िकल्ट डिजीज़ to treat and to have, but I think with the new methods available, और गवर्नमेंट ने अब कीमोथेरेपी सेंटर्स भी खोल दिए हैं एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, सेकेंडरी केयर लेवल। तो गवर्नमेंट ऑल्सो ट्राइंग हार्ड कि जो हमारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हों, और कई सारी हमारी स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं जिससे कि आपको कवर्ड होता है थ्रू इंश्योरेंस, एंड आयुष्मान भारत स्कीम भी है। कैंसर के लिए अलग से हर स्टेट में प्रधानमंत्री योजनाएं, कई तरह से फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन वो सब अपनी जगह हैं, बट अगर किसी को भी डायग्नोज होता है तो अनसर्टेनिटी तो रहती है लोगों के दिमाग में कि भाई क्योर होगा या नहीं होगा, और हो भी गया अभी तो क्या रिलैप्स करेगा। देयर आर फ्यू मिथ्स अबाउट ब्रेस्ट कैंसर की सिस्ट है तो वो लेटर कैंसर में ही डेवलप होगा। इज़ इट राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। बेनाइन लीजन्स भी होते हैं, एंड सिस्ट इज़ वन ऑफ द बेनाइन लीजन्स। तो ऐसा नहीं है। एट व्हाट परसेंटेज इट इज़ जेनेटिक टू women? सी, जेनेटिक्स डज नॉट एक्ट अलोन इन मतलब स्टैंड अलोन मैनर में एक्ट नहीं करता है। जीन्स होते हैं, जीन्स को एक्सप्रेस करने के लिए और उसको डिजीज़ में ट्रांसलेट करने के लिए एपिजेनेटिक्स प्लेज अ वेरी बिग रोल, विच मीन्स कि जो हमारा एक, अगर आप समझें कि सीड एंड सॉइल की थ्योरी समझ लीजिए कि सीड है कैंसर और सॉइल है फर्टाइल सॉइल, जो हमारा मेटाबॉलिक मिल्यू है, जिसको हम पहले भी स्टार्टिंग में हम लोग ने बात करी। तो अगर आप किसी सीड को ऐसे ही छोड़ दें तो वो ग्रो नहीं करता। अगर आप उसको खूब खाद पानी दें, फर्टाइल सॉइल दें, सारी अच्छी कंडीशंस दें फॉर दैट टू ग्रो, तभी वो ग्रो करता है। तो ऐसे हमारे बॉडी में इम्यून सेल्स हैं जो कि इम्यून सर्वेलेंस से समय समय पे कैंसर सेल्स को निकालती चलती है। बट वो इम्यून सिस्टम जो है जब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, जो कि मैंने बताया मेटाबॉलिक इल हेल्थ की वजह से हो जाता है,
तो वो फिर डीएनए डैमेज हो जाते हैं और वो सेल्स फिर आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती हैं ऑफ द इम्यून सिस्टम, और ऑटोफेजी जिसको कहते हैं, जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन करता है बॉडी अपने आप की सेल की, जैसे सेल डेथ हो जाती है, जब बूढ़ा हो गया सेल डेथ हो जाती है, तो वो ख़त्म हो जाता है, तो वो फिर डिवाइड करता रहता है, प्रोपोगेट करता रहता है। तो दोज कैंसर सेल जो होती हैं वो बॉडी की ऑटोफेजी सिग्नल्स को रिकग्नाइज नहीं करती हैं, वो डिवाइड करते चलती हैं, तो ये सिस्टम ऐसा बन जाता है। तो वो हमें फर्टाइल सॉइल नहीं देना है, उसको वो फ्यूल नहीं देना है जिससे वो कैंसर सेल्स जो हैं सर्वाइव करें और ग्रो करें। अगर ये डायग्नोस सेकेंड स्टेज या थर्ड स्टेज में होता है तो कितना डरने की बात है ये? नहीं, डरना तो हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि डर के तो समस्या हल नहीं होने वाली। तो अगर आप ये पूछ रहे हैं कि कितना क्योर है, तो 5 ईयर सर्वाइवल रेट के नाम पे हम लोग उसको स्टडीज़ जो हमारी होती हैं उसमें 5 ईयर सर्वाइवल रेट देते हैं। तो अगर फर्स्ट स्टेज में है तो लगभग 90-100% क्योर होता है। और जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती हैं तो समझ लीजिए 10 से 15% कम होता जाता है। अच्छा, ये मोटा मोटा तो इट इज़ क्योरेबल? हाँ, इट इज़ क्योरेबल, बट हमें वही है कि अर्ली डायग्नोसिस होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर हिस्टोपैथोलॉजी होनी चाहिए, एंड साथ में जो है सिर्फ दवाइयों से नहीं काम चलता, आपको अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ को भी साथ में इम्प्रूव करना है, बिकॉज़ बहुत सी ये तरीके हैं मेटाबॉलिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के। जैसे मैंने बताया कि जिस वजह से मेटाबॉलिक इल हेल्थ होती है, शुगर्स, कंजम्पशन ऑफ शुगर्स, शुगर स्वीटेड बेवरेजेस, जो आजकल एक जो सोडा ड्रिंक्स के नाम से जो होती हैं, बहुत तरह की होती हैं, हर एक का नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बट आप लोग समझदार हैं। फ्रूट जूसेस, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जितने भी पैकेज्ड फूड्स हैं जो हाई टेम्परेचर पे बनाती हैं, जो फूड फ्राइड फूड्स होते हैं, सो ऑल ऑफ दीज आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू मेटाबॉलिक इल हेल्थ। उससे सारा आपका गट का माइक्रोबायोम ख़राब हो जाता है। जो हमारी गट होती है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, वो हेल्दी फैटी एसिड्स बनाते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड, लॉन्ग मीडियम चेन फैटी एसिड्स हम लोग खाने में लेते हैं, बट वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स इस तरह से जो गट बैक्टीरिया हैं जो फैटी एसिड्स बनाते हैं वो प्रोटेक्टिव होते हैं। बट अगर हम इस तरह की डाइट खाएंगे, हम फाइबर लेस डाइट खा रहे हैं आजकल, तो जो ग्रीन लीव्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का जो फाइबर है वो रेयरली लोग खा रहे हैं आजकल। वो बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर सकते, हमारे हेल्दी बैक्टीरिया जो गट में हैं, जो कि वो गुड सिग्नल्स भेजते हैं, इम्यून सिस्टम को अच्छा रखते हैं। तो ये सारे मुख्य कारण हैं। What you would like to tell women to add in their diet कि वो इन सब चीज़ों से बच सके? हाँ, तो कुछ डूज हैं और कुछ डोंट्स हैं। ओके, तो डोंट्स मैंने कहे, लेकिन कहो तो फिर दोहरा देती हूँ। तो शुगर्स, refined carbohydrates, sugar sweetened beverages, fruit juices, ultra processed and packaged food, ये तो टोटली, टोबैको, अल्कोहल भी इसी में शामिल कर देते हैं, तो ये तो टोटली आउट होना चाहिए। और रिच फाइबर, मतलब फाइबर रिच डाइट खानी चाहिए जिसमें ग्रीन लीव्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनका बहुत रोल है। सो अगर हम इस तरह की डाइट खा रहे हैं, नट्स, हाँ, नट्स हैं आपको, नट्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सैचुरेटेड फैट्स में जो होता है उसको फ्राइड नहीं करना चाहिए। जैसे कच्चा घी खा सकते हैं आप, लेकिन उसको फ्राई नहीं करना है। तो ये सारे जो डिफरेंसेस, क्योंकि इट इज़ नॉट व्हाट यू ईट बट व्हाट हैज़ बीन डन टू दैट फूड यू ईट। अब वही चीज़ आप, जैसे दाल भी है, मैं तो कहती हूँ उसको प्रेशर कुकर में नहीं बनाना चाहिए, उसको आप नॉर्मल ओपन वेसल में, पतीले में बनाइए। अच्छा, तो उसकी जो पौष्टिकता होगी वो नष्ट नहीं होती। बट अगर उसी को आपने हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे कुक कर दिया तो उसकी पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। स्प्राउट्स हैं, सेम गोज़, यू नो, अगर आपने उसको कच्चा खा रहे हैं तो आपको अच्छा है। प्रोबायोटिक्स के फॉर्म में आपको दही वगैरह खूब खानी चाहिए, इट्स वेरी हेल्दी। घर की जमाई हुई लीजिए,
तो हाँ, जहाँ तक हो सके रियल फूड खाइए, होम कुक्ड खाइए, खुद इंटरेस्ट लीजिए अपनी हेल्थ में, क्योंकि जो आप खा रहे हैं आपकी वही वैसी ही हेल्थ हो रही है। तो हम चाहेंगे कि अब हम अपना इंटरेस्ट से खाना बनाएं, देखें, सुपरवाइज़ करें, ताकि हमें पता हो ना हम क्या खा रहे हैं। एज अ डॉक्टर एंड प्रोफेसर डू यू सजेस्ट कि ये अवेयरनेस स्कूल से स्टार्ट होनी चाहिए? 100% स्कूल से स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि आजकल देखिए कि मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत है और एडवर्टीज़मेंट भी बहुत है चीज़ों का। बच्चों को ये नहीं पता चलता कि व्हाट इज़ इट दैट इज़ हेल्दी फॉर देम, दैट इज़ गुड फॉर देम। तो अगर स्कूल की कैंटीन्स में या सब बच्चे स्कूल में हेल्दी फूड लेके आ रहे होंगे तो वो उनकी आदतें वैसी ही पड़ेंगी। और कई बार अभी हम एक मीटिंग में भी गए थे तो उसमें उन्होंने बताया कि कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन जो है स्कूल के बच्चों के साथ काम कर रहे थे उनको बताने के लिए कि हेल्दी फूड कैसा होता है। तो जब वो लोग घर में गए तो उन्होंने बच्चों ने कहा कि आप हमको अनहेल्दी फूड खिला रहे हो। तो पेरेंट्स से भी वो जिरह कर लेते हैं अगर उनको मालूम होगा। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये जो मेटाबॉलिक इल हेल्थ है ये बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है, और अगर हमने वहीं कंट्रोल कर लिया तो बच्चे आगे तक अपने बुढ़ापे तक उसको हेल्दी हैबिट्स को लेके जाएंगे। एवरी ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट, अगर उसको ये ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हो चुका है तो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? I think first thing is that they should be mentally prepared कि we will fight and we will do our best to reverse it, है ना। तो एक strong mental makeup के साथ में उसको अप्रोच करें, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में हम उस को अप्रोच हर्डल समझ के उसको अप्रोच करें, एंड दैट वी विल गो ऑन टू द अदर साइड ऑफ द हिल। उस अप्रोच को लेके चलें। और आई थिंक हेल्प इज़ अवेलेबल एंड इतनी सारी स्कीम्स हैं आजकल, काफ़ी इंफॉर्मेशन है फ्रॉम गुड वेबसाइट्स, गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे देखें या जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी वेबसाइट्स पे जाके सर्च करें। एंड I think it is possible to get the right information at the right time. थोड़ा कंसिस्टेंसी चाहिए होगा। जैसा मैंने बताया कि ट्रीटमेंट पार्ट वो अपना जगह फॉलो करना है, बट साथ में जो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि वन थिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट जस्ट डायबिटीज़ है या जो अदर कोमॉर्बिडिटीज़ हैं मेटाबॉलिक इल हेल्थ की, इफ़ यू हैव कंट्रोल देम वेल एंड टेकन केयर ऑफ देम वेल तो आपका रिस्पॉन्स टू कीमोथेरेपी भी अच्छा होगा। मेंटल मेकअप अगर आपका अच्छा है, दैट यू थिंकिंग दैट हम इसको डिजीज़ को फाइट करेंगे, तो आपका रिस्पॉन्स भी बॉडी का अच्छा होगा टू वट एवर मेडिसिन एंड सर्जरी और रेडियोथेरेपी यू बीइंग गिवन। सो ट्रीटमेंट के बाद इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कितना रहता है? इज़ इट रीअकरिंग? हाँ, कुछ केसेस में रीअकर भी होता है, बट वही है कि यू हैव टू बी ऑन इन अ कांस्टेंट फॉलो अप। तो जैसे जैसे आपको आपका डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेज द डॉक्टर्स विल टेल यू दैट यू हैव टू कम फॉर अ रेगुलर फॉलो अप। अपार्ट फ्रॉम दैट वो जो लाइफस्टाइल चेंजेस मैंने आपको बताया और जो हेल्थ को पॉजिटिव हेल्थ में लेके जाना है वो सब करने हैं। फिर ये नहीं सोचना है कि अब मेरा सर्जरी हो गया या मेरा रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी हो गया तो आई कांट डू दिस, आई कांट डू। एन्जॉय लाइफ, बी एक्टिव फिजिकली, मेंटली भी खूब रिलैक्सिंग टेक्निक्स आजकल बहुत लोग, योगा है, मेडिटेशन है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे कि आप अपनी लाइफ को वापस ऑन ट्रैक ला सकते हैं। देयर आर पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स ऑल्सो, तो वो एक दूसरे को एनकरेज करते रहते हैं कि दिस इज़ हाउ आई हैव बीन थ्रू एंड दिस इज़ हाउ आई हैव overcome my disease. So those groups are also there which are, I think, quite useful. People find them quite useful. एज अ डॉक्टर एंड प्रोफेसर व्हाट डू यू सजेस्ट कि किस तरीके से स्कूल्स में अवेयरनेस होनी चाहिए इसको लेके, कॉलेजेस में अवेयरनेस होनी चाहिए? Schools and colleges में I think awareness should be on the right kind of life and the right kind of health promotion के point of view से, because you know छोटे बच्चे हैं उनको कैंसर नहीं मालूम होगा क्या है, and they will not be able to understand. They will also, कई बार लोग सोचते हैं कि मुझे थोड़ा ना होगा कैंसर अभी, you know कैंसर is a disease of the old people. So उनको हमको कैंसर की बात नहीं करनी, उनको हमें राइट
स्टाइल ऑफ लिविंग की बात करनी है, व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ लिविंग। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चों को भी बताना है वो ये है कि जो एक्सपोजर टू LCD स्क्रीन है, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग फैक्टर इन डिसरप्टिंग योर सर्केडियन रिदम। तो जो सर्केडियन रिदम मिसअलाइन होती है, आप देर तक अपनी LCD स्क्रीन्स में देख रहे होते हैं, स्पेशली आजकल फ़ोन सब बच्चों के पास होता है, कंप्यूटर को उनको यूज़ करना होता है टू डू देयर होमवर्क्स एंड ऑल दैट। सो इससे क्या है, ये रेडिएशन, ब्लू लाइट अफेक्ट करता है हमारी सर्केडियन रिदम अलाइनमेंट को, which also affects the hormones in the body. Yeah. So this is another way where especially for children I'm saying कि उनको हमें we have to keep them away from LCD screen. They have to be physically active. They have to eat the right kind of food. So ये तो ज़रूर बताना है हमें बच्चों को। सो माई लास्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि जब अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं तो क्या ये हार्मोनल स्ट्रेस या फिर मॉडर्न लाइफ, जैसे हमारा कॉरपोरेट वर्क कल्चर है कि हम बिल्कुल फिजिकल वर्क ही नहीं करते हैं, इतना स्ट्रेस में रहते हैं, तो ये कैसे अफेक्ट करता है ब्रेस्ट कैंसर को? No, these are the real factors which actually bring about not only breast cancer but all other cancers and ill health. आपने सारी आंसर तो खुद ही दे दिए। आपने बताया कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, और बताया आपने लेट नाइट्स हैं, तो जो हमने बताया मिसअलाइनमेंट, सर्केडियन रिदम मिसअलाइनमेंट, स्ट्रेस, सो एंड उसके ऊपर से जहाँ पे ये आपके ऑफिसेज होते हैं उसके आसपास सिर्फ जंक फूड और फास्ट फूड ही मिलता है, मैंने सुना है। तो ये सब चीज़ें तो इट्स अ वेरी I must say a fertile soil for metabolic ill health. So I think we should sit down and discuss as a community, as a society, which is the direction that we want to take. Yeah. So we have to really pay a lot of attention to that. We will conclude this interview with a question that what message you want to give to the women watching this video? So I'll say to the women that womanhood is a very good feeling, Yeah. and to continue that feeling you have to be in good health. अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें। जो हम लोगों ने बातें करी कि हेल्थ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो आपके खाने पीने का ढंग, वो हम लोग ने बताया क्या चीज़ आपको खानी। अगर इफ़ आई वर टू पुट इट इन वन वर्ड, कीप योर फूड सिंपल। आप उसको न्यूट्रिशन के लिए खाइए, आप उसमें ज़्यादा तड़का और इस तरह की चीज़, मतलब उसको हमेशा नॉवेल्टी की तरह से ना ट्रीट करते हुए, ईट सिंपल फूड which is easy to cook, easy to prepare. It will not have lot of additives. It will not have lot of fried food. वो ठीक है, कभी एक आध बार खा लिया, but it should not be a regular routine. So whatever goes in your mouth goes into your body, and whatever goes in your body goes into your brain, and that's how you start thinking. And that's how the diseases will either not be there or they will be there. तो आपको अपने जो भी आपके मुंह में जा रही है चीज़, उसका बहुत ध्यान से सोचना है कि ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है कि नहीं है। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। नॉट ऑल पीपल आर मेड इक्वल, डोंट ट्राई टू बी इक्वल टू एनीबडी एल्स। अपने से बेहतर होना है अगले दिन, ये मैं बोलूँगी, तो उससे शायद स्ट्रेस कम होगा। और फिज़िकली एक्टिव रहिए, खुश रहिए, और अपना समय से उठिए और समय से सोइए। बहुत लेट नाइट्स अवॉइड करिए। टोबैको, अल्कोहल तो ऑफ कोर्स कहा कि स्ट्रिक्ट नो है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जिससे कि नॉट ओनली ब्रेस्ट कैंसर बट सारी डिजीज़ेस इससे दूर रहेंगी। थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग अस हियर। सो इस बातचीत से हमें पता चला है कि ब्रेस्ट कैंसर से डरने की नहीं, उसे टाइम पे समझने की और डायग्नोस करवाने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस योर टाइम। आप देख रहे थे दी एज, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट सुशील।